हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में वेज फ्रिक्शन ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा A weight of 20 kilonewton is to be raised by means of a wedge. Find the value of P for impending motion of block A. Angle of friction for all the contact surfaces is 15 degree. तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्लॉक ए इज टू बी रेज बाय मींस ऑफ दिस वेज। ये वेज की वजह से ब्लॉक ए को उठाया जा रहा है। ये वेज के ऊपर इधर से फोर्स पी एक्ट हो रहा है। ये फोर्स पी हमें फाइंड आउट करना है। ये फोर्स पी की वजह से ये जो वेज है ये लेफ्टवर्ड मूव करेगा और उसके वजह से ये ब्लॉक ऊपर उठेगा। ठीक है, तो फोर्स पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस हम इसको भी बाय यूजिंग रिजल्टेंट रिएक्शन सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो हमने वेज फ्रिक्शन के दो प्रॉब्लम्स लिए थे उसमें से पहला प्रॉब्लम हमने बाय यूजिंग नॉर्मल रिएक्शन सॉल्व किए थे और दूसरा प्रॉब्लम बाय यूजिंग रिजल्टेंट रिएक्शन सॉल्व किए थे। ये तीसरा प्रॉब्लम है, ये भी हम बाय यूजिंग रिजल्टेंट रिएक्शन सॉल्व करने वाले हैं। और एडिशनल ये है कि यहां पे हम लैमिस थ्योरम का भी यूज करने वाले हैं। इसके पहले जो दो प्रॉब्लम्स लिए थे उसमें हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, लैमिस थ्योरम यूज नहीं किए थे, लेकिन हम यहां पे लैमिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। तो यहां पे अगर फोर्स पी फाइंड आउट करना है तो ये फोर्स पी ये वेज के ऊपर एक्ट हो रहा है। तो चलो सबसे पहले ये वेज का एफबीडी बनाते हैं। तो हम यहां लिखेंगे एफबीडी ऑफ वेज। तो ये देखिए हमने वेज का एफबीडी ड्रॉ करना शुरू किया है। एफबीडी माने फ्री बॉडी डायग्राम, और रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले एफबीडी में आपको वेट शो करना होता है। ये वेज का कोई भी टाइप का सेल्फ वेट दिया हुआ नहीं है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और नॉर्मल रिएक्शंस यहां पे शो करते हैं। तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन शो करते समय सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वेज का कॉन्टैक्ट कहां पे है। तो देखो वेज का कॉन्टैक्ट जो है वो नीचे सरफेस के साथ है और ये वेज का कॉन्टैक्ट ये ब्लॉक ए के साथ में है। तो दोनों जगह पे नॉर्मल रिएक्शंस आपको शो करना है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस शो करना होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नीचे ग्राउंड की तरफ से हम यहाँ पे शो करेंगे। नीचे हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है वो उसके कांटेक्ट में है, तो ये हमने नॉर्मल रिएक्शन शो किए। और ऊपर ब्लॉक ए की तरफ से भी ये हम नॉर्मल रिएक्शन शो करेंगे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ वेज, इस तरह से। ठीक है, और ये दोनों रिएक्शंस को हम नेमिंग दे देंगे R1 एंड R2। आप नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए ये रिएक्शन को हम कहेंगे दैट इज R1 और इधर से जो रिएक्शन एक्ट हो रहा है ये रिएक्शन को हम कहेंगे दैट इज रिएक्शन R2। ठीक है, ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमने शो किया है। ठीक है, और अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हमें शो करना है, लेकिन उसके पहले जो गिवन फोर्स P है वो हम शो करेंगे। देखो इधर से फोर्स P एक्ट हो रहा है तो ये हम शो कर लेंगे एज इट इज। और क्वेश्चन में एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस फाई का वैल्यू दिया है 15 डिग्री। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे डायग्राम के नीचे, गिवन दैट इज फाई इक्वल्स टू 15 डिग्री। फाई दिया है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसका यूज करके आप आसानी से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये हमने R1 R2 और फोर्स P यहाँ पे शो किया है। और अब हम फ्रिक्शनल फोर्स शो करेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन से साइड में शो करेंगे? फ्रिक्शन कहां पे होगा? देखो दो जगह पे फ्रिक्शन होगा, जहां पे कांटेक्ट है वहां पे फ्रिक्शन होगा। तो ये वेज और ये सरफेस के बीच में यहां पे फ्रिक्शन होगा। इट मींस यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स शो करना पड़ेगा F1, और ये वेज और ब्लॉक के बीच में यहां पे फ्रिक्शन होगा तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स शो करना पड़ेगा F2। तो फ्रिक्शनल फोर्स अब नीचे यहां पे जो शो करना है वो हम कहां शो करेंगे, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट टू द मोशन शो करना होता है। और जैसा कि हमने कहा कि फोर्स P की वजह से ये वेज लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स राइटवर्ड शो करना है। तो ये देखिए फ्रिक्शनल फोर्स हम शो करेंगे राइटवर्ड, और रूल के अकॉर्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये देखिए ये हमने शो किया है F1 और ये नॉर्मल रिएक्शन पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। देखिए ये परपेंडिकुलर शो करना होता है। उसी तरह से यहाँ R2 के पास यहाँ पे F2 शो करना है, अगेन परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन R2। तो ये हम शो करेंगे यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स F2। तो ये हमने शो किया है F2, और रूल के अकॉर्डिंग F2 और R2 ये परपेंडिकुलर है। और ये हमने ऐसा राइटवर्ड इधर शो किया है, लेफ्टवर्ड नहीं। वो इसीलिए क्योंकि ये जो वेज है ये लेफ्ट साइड जा रहा है। अगर ये वेज लेफ्टवर्ड जा रहा है तो जहां जहां पे भी फ्रिक्शन होगा वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स राइटवर्ड ही रहेगा, दैट इज अपोजिट टू द मोशन। तो ये हमने शो किया है। तो फाइनली इतने फोर्सेस शो करने के बाद
अब हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम एंगल भी शो कर लेंगे। वो एंगल जो दिया है 20 डिग्री, वेज का ये जो इंक्लाइन, ये जो एज है ये 20 डिग्री से इंक्लाइन है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, तो ये हमने शो कर लिए। और यहाँ पे इतने सारे फोर्सेस आ गए, R2, F2, R1, F1 एंड P, और हमें P फाइंड आउट करना है। लेकिन जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ये प्रॉब्लम हमें बाय यूजिंग रिजल्टेंट रिएक्शन सॉल्व करना है, तो चलो यहाँ पे रिजल्टेंट रिएक्शन अब शो करते हैं। वैसे वेज फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स दो तरह से सॉल्व होते हैं, एक बाय यूजिंग नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा बाय यूजिंग रिजल्टेंट रिएक्शन। यहाँ पे FBD में अभी तक जो हमने शो किया है वो नॉर्मल रिएक्शन शो किया है। ये R1, ये R2, ये नॉर्मल रिएक्शन है। अगर आपको नॉर्मल रिएक्शंस का यूज करके सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी इंक्लाइंड फोर्सेस है उसको रिजॉल्व करना है और इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करके सॉल्व करना है। उसके थ्रू भी वही आंसर आएगा और रिजल्टेंट रिएक्शन के थ्रू भी वही आंसर आएगा। वैसे रिजल्टेंट रिएक्शन अगर आप लेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस जो है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं, R1, F1, R2, F2 और ये P, यहाँ पे टोटल 5 फोर्सेस हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप रिजल्टेंट रिएक्शन शो करेंगे तो 5 नहीं, सिर्फ 3 यहाँ पे फोर्सेस रहेंगे और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको कौन से रिएक्शन लेके सॉल्व करना है, ये पूरा चॉइस आपका है। दोनों मेथड से एक ही आंसर आता है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो चलो फिलहाल हम इसको बाय यूजिंग रिजल्टेंट रिएक्शन अगर सॉल्व करना है तो जस्ट अ मिनट, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये जो R1 है हम इसको नॉर्मल रिएक्शन N1 कहेंगे और ये जो R2 है इसको हम नॉर्मल रिएक्शन N2 कहेंगे, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन को N से हमने शो किया है और अब हम रिजल्टेंट रिएक्शन शो करेंगे और उसको हम R से शो करेंगे। तो यहाँ पे रिजल्टेंट रिएक्शन सबसे पहले N1 F1 का हम रिजल्टेंट रिएक्शन यहाँ शो करेंगे। देखो N1 F1 का रिजल्टेंट रिएक्शन ये इधर से एक्ट होगा, ठीक है। तो ये हम ऐसा शो करेंगे और N2 F2 का रिजल्टेंट रिएक्शन ये इधर से हमें शो करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और इसका डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड रहेगा और इसका एंगल कितना रहेगा, तो इसका एंगल जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का एंगल होता है नॉर्मल के साथ। तो ये देखिए, ये हमने इसका डायरेक्शन शो किया है। N1 F1 का रिजल्टेंट रिएक्शन दैट इज R1 हम इसको कहेंगे और N2 F2 का रिजल्टेंट रिएक्शन हम इसको दैट इज R2 कहेंगे। और ये एंगल कितना बनाएगा, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का एंगल है 15 डिग्री, वो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन है तो इसके साथ 15 डिग्री का एंगल बनाता है, ये रूल है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे 15 डिग्री यहाँ पे भी शो किया है। अब आपके मन में आएगा कि यहाँ पे ये हमने R1 और R2 इधर से ही शो क्यों किया है, इसका क्या मतलब है, तो वो समझ लो, काफी सिंपल है। देखो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए जैसे एक एग्जांपल समझ लो, जैसे ये अगर दो फोर्सेस है दैट इज N1 और F1, ठीक है, और इसका रिजल्टेंट अगर हमें यहाँ पे शो करना है तो रिजल्टेंट शो करना है तो रिजल्टेंट इनके बीच में से शो करना होता है, ठीक है। N1 F1 का रिजल्टेंट दैट इज R1 इनके बीच में से शो करना होता है। और ये N1 को अगर हम इधर एक्सटेंड करेंगे, नीचे से अगर हम शो करेंगे, देखो N1 को अगर हम ऐसा नीचे से अगर ऐसा शो किए और ये R1 को अगर आप इधर पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, R1 को अगर हमने इधर एक्सटेंड कर लिए तो देखो ऐसा। और अगर ऊपर की पोजीशंस अगर हम यहाँ पे इरेज करें, देखो ये N1 और R1 ऊपर से हमने इरेज किए तो देखो ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एंगल जो है वो इस तरह से, यहाँ पे एंगल रहेगा फाई। तो यहाँ पे वही तो है, ये देखो N1 और F1 यहाँ पे पोजीशन ऐसा दिया था तो हमने R1 इधर से शो किए। R1 इधर से शो करने से क्या होगा, R1 इधर से शो करने से आगे चल के वो दोनों के बीच में से जाएगा, N1 और F1 के बीच में से जाएगा, ठीक है। ये देखो हम आपको शो करके बताते हैं, थोड़ा सा रफ में यहाँ बता देते हैं। ये देखो अगर N1 को आप अगर ऊपर एक्सटेंड करेंगे ऐसा, देखो N1 को अगर हमने ऐसा ऊपर एक्सटेंड किए तो ये N1 है और R1 को अगर आप इधर से एक्सटेंड कर लेंगे आगे तो ये R1 है। तो देखो जैसा हमने कहा था रिजल्टेंट जो है वो दोनों के बीच में से पास होना चाहिए। तो देखो N1 F1 के बीच में से R1 पास हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो इसलिए हमने इधर से R1 शो किया है। तो फाइनली ये हो गया रिजल्टेंट रिएक्शन R1। उसी तरह से यहाँ पे R2 का भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप इधर से N2 अगर आप शो करेंगे, देखो हम आपको रफ में यहाँ पे बता देते हैं। N2 ऐसे, देखो N2 का वे ऑफ एक्शन ऐसा है, ठीक है, ये N2 है और ये F2 है, ठीक है। N2 और F2 के बीच में से R2 पास होना चाहिए। तो यहाँ से ये देखो ये R2 जो हमने शो किया है यहाँ से उसको एक्सटेंड कर लो, ये ऐसा, ये देखो ऐसा अगर हम शो करेंगे इसको तो ये देखिए ये है R2, ठीक है, जो कि N2 और F2 के बीच में से जाएगा ऐसा,
ठीक है, इसलिए हमने इधर से शो किया है। तो रिजल्टेंट रिएक्शन शो करने के बाद अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो इसको अब 3 फोर्सेस लेके हमें बस सॉल्व करना है। यहां पे अब टोटल 3 फोर्सेस ही लेना है। पहला फोर्स रहेगा फोर्स P, दूसरा फोर्स रहेगा R1 और तीसरा फोर्स रहेगा R2। ठीक है ना, ये P, ये R1 और ये R2। अब आपको ये N1 F1 N2 F2 कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों का यूज नहीं करना है क्योंकि अब हमने इसका रिजल्टेंट R1 ले लिया है, इसलिए इसको आपको यूज नहीं करना है। उसी तरह से आपको F2 और N2 का यूज नहीं करना है क्योंकि इसका रिजल्टेंट हमने R2 ले लिया है। ठीक है, तो फाइनली अब यहां पे जैसा हमने स्टार्टिंग में काउंट किए थे, पहले 5 फोर्सेस थे, लेकिन अब 5 नहीं, अब सिर्फ 3 फोर्सेस लेके हम सॉल्व करेंगे और अब यहां पे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो चलो अब यहां पे देखते हैं क्या ये सॉल्व होगा। ये फिलहाल सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहां पे P अननोन है, R2 अननोन है, R1 अननोन है। P अगर फाइंड आउट करना है तो R1 R2 में से कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, ब्लॉक का FBD बनाते हैं। ये ब्लॉक A के FBD से हम R2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर वो हम यहाँ पे पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमें P मिल जाएगा और ये हम बाद में लेमिस थ्योरम से सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन चलो सबसे पहले ब्लॉक A का FBD यहाँ बना लेते हैं, FBD ऑफ ब्लॉक A। तो ये देखिए हमने ब्लॉक A का FBD ड्रॉ करना शुरू किया है और रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ब्लॉक का वेट यहाँ पे शो करना है। तो चलो सबसे पहले ब्लॉक का वेट शो करते हैं। वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना होता है, तो ये हम शो करेंगे ब्लॉक का वेट। कितना ब्लॉक का वेट दिया है 20 किलो न्यूटन। ठीक है ना, कोई भी FBD ड्रॉ करते समय आपको वेट शो करना है सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये हमने 20 किलो न्यूटन उसका वेट शो किए। वेट शो करने के बाद सरफेस रिएक्शन शो करना है, सरफेस रिएक्शन कहो या नॉर्मल रिएक्शन कहो, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो ये देखिए ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक का कांटेक्ट ये सरफेस के साथ है, वर्टिकल वॉल के साथ है, तो ये हमने वॉल रिएक्शन यहाँ पे शो किया है। और ये जो ब्लॉक है ये वेज के ऊपर है, तो वेज के साथ जो कांटेक्ट है वहां से हमें यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन शो करना है, अगेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इस तरह से। और ये दोनों का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड रहेगा। तो ये जो रिएक्शन है ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो हम इसको N के फॉर्म में शो करेंगे। इसके पहले वो FBD बनाते समय हमने R के फॉर्म में शो किए थे, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे N के फॉर्म में शो किए थे। वैसे नेमिंग कुछ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो वॉल रिएक्शन यहां से आएगा, ये वॉल रिएक्शन को हम कहेंगे दैट इज नॉर्मल रिएक्शन N3। ठीक है, और ये नॉर्मल रिएक्शन को हम कहेंगे दैट इज रिएक्शन N2। एक बात ध्यान में रखो, ब्लॉक A वेज के ऊपर जितना रिएक्शन करेगा, वेज भी ब्लॉक A के ऊपर उतना ही रिएक्शन करेगा। इस टाइप के रिएक्शंस को इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जब आपने वेज का FBD बनाए थे तो वेज के FBD में ब्लॉक के तरफ से नॉर्मल रिएक्शन शो किए थे N2। ठीक है ना, और अब आप ब्लॉक का FBD बना रहे तो ब्लॉक के ऊपर वही रिएक्शन यहाँ पे एक्ट होगा। ठीक है ना, इस टाइप की रिएक्शन को इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहते हैं। देखो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N2 था ब्लॉक से वेज की तरफ, और वही वेज से ब्लॉक की तरफ रिएक्शन यहाँ पे एक्ट हो रहा है। ठीक है, A B के ऊपर जितना रिएक्शन करेगा, B भी A के ऊपर उतना ही रिएक्शन करेगा, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये रिएक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो ये देखो, ये जो हमने नॉर्मल रिएक्शन शो किया है ये हमें परपेंडिकुलर शो करना है, तो ये हम यहाँ पे शो करेंगे। और ये जो रिएक्शन है N3 वाला, ये भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स शो करेंगे, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ फ्रिक्शनल फोर्स जरूर आता है जहां पे फ्रिक्शन होता है। तो देखो ब्लॉक A जो है वो वर्टिकली ऊपर जा रहा है, क्योंकि फोर्स P के वजह से ये वेज लेफ्टवर्ड आ रहा है, तो ब्लॉक A ऊपर जा रहा है। तो ब्लॉक A अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नीचे आएगा। ठीक है ना, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट टू द मोशन होता है। तो ब्लॉक A का फ्रिक्शन कहां पे होगा, देखो ब्लॉक A वॉल के साथ यहाँ पे कांटेक्ट में है, इट मींस यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, और वेज के साथ कांटेक्ट में है तो वहां पे फ्रिक्शन होगा। तो सबसे पहले ये N3 का ये हम फ्रिक्शनल फोर्स शो करेंगे। ये देखिए, ये हमने शो किया है, ये है फ्रिक्शनल फोर्स F3, और रूल के अकॉर्डिंग N3 और F3 परपेंडिकुलर चाहिए, तो वो परपेंडिकुलर है। उसी के साथ साथ ये जो N2 है यहाँ पे भी हमें फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है, तो N2 के साथ आएगा फ्रिक्शनल फोर्स F2, तो ये हम यहाँ पे शो करेंगे ऐसा नीचे में। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस के बारे में, तो देखो यहाँ पे हमने वही शो किया है। इसके पहले जो ये वेज का FBD है, वेज के FBD में N2 देखो, N2 ऐसे डाउनवर्ड है, तो ब्लॉक के FBD में वही N2 अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड ये अपवर्ड, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट। उसी तरह से ये जो F2 है, ये F2 राइटवर्ड है, तो अब यहाँ पे वो लेफ्टवर्ड शो करना है। देखो ये राइटवर्ड ये लेफ्टवर्ड, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
तो फाइनली यहाँ पे हमने ब्लॉक ए में सभी तरह के फोर्सेस शो कर लिए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा ये फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन शो करते समय गलती करते हैं, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये इक्वल एंड अपोजिट का कॉन्सेप्ट आप याद रखो, इससे आप आसानी से डायरेक्शन प्रॉपर्ली शो कर सकते हैं। लेकिन ये एफबीडी में अभी भी हमने रिजल्टेंट रिएक्शन शो नहीं किया है, तो चलो अब हम यहाँ पे रिजल्टेंट रिएक्शन शो करेंगे। तो N2F2 का रिजल्टेंट रिएक्शन R2 रहेगा और N3F3 का रिजल्टेंट रिएक्शन R3 रहेगा। और ये शो कैसे करना है, तो उसके लिए हमने ये रूल बताए थे। देखो इस तरह से आपको शो ऐसे करना है ताकि वो आगे चल के उन दोनों के बीच में से पास हो। देखो N2F2 का रिजल्टेंट रिएक्शन वो यहाँ पे हम शो करेंगे, ये है R2, ठीक है। और N3F3 का रिजल्टेंट रिएक्शन वो हम यहाँ पे शो करेंगे, दैट इज ये रहेगा R3, ठीक है। और इसका डायरेक्शन भी इनवर्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जो R2 है ये वाले एफबीडी में R2 N2 के नीचे से एक्ट हो रहा है, और यहाँ पे देखो जो R2 है वो N2 के ऊपर से एक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है इसीलिए। तो ये देखो ये हमने शो किया है यहाँ पे क्या है ये R2, ठीक है। और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो एंगल है फाई, वो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल यहाँ पे करता है, तो ये भी हम यहाँ पे शो करेंगे 15 डिग्री। और ये नॉर्मल रिएक्शन दैट इज नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बना रहा है, और ये है रिजल्टेंट रिएक्शन दैट इज R3। तो फाइनली ये ब्लॉक ए के एफबीडी में भी हमने रिजल्टेंट रिएक्शन शो कर लिया है। और अब देखो यहाँ पे टोटल कितने फोर्सेस लेके हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे अब टोटल 3 फोर्सेस लेके सॉल्व करना है। कौन से, एक 20, एक R2 और एक R3, ठीक है। यहाँ पे भी 3 फोर्सेस हैं, ठीक है ना, P, R1 और R2 ये 3 फोर्सेस हैं, और यहाँ पे भी 3 फोर्सेस हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो 3 फोर्सेस है तीनों की तीनों यहाँ पे अननोन है, R1, R2, P तीनों अननोन है, ठीक है। इसलिए सॉल्व कुछ नहीं होगा, इसलिए हमने ब्लॉक ए का एफबीडी बनाए थे। लेकिन ब्लॉक ए के एफबीडी में जो 3 फोर्सेस है उसमें से एक फोर्स नोन है। देखो 20 किलो न्यूटन का वैल्यू पता है, दैट इज 20, ठीक है ना, ये नोन है। तो अब इसका यूज करके आप आसानी से R2 और R3 में से कोई भी एक निकाल सकते हैं। वैसे हमें सिर्फ R2 की जरूरत है, R3 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि R3 वैसे भी कुछ फाइंड आउट करना कंपलसरी नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। हमें सिर्फ R2 चाहिए। अगर हमें यहां से R2 मिल गया तो वो R2 का वैल्यू हम यहां पुट कर लेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें P मिलेगा और फिर प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली दोनों एफबीडीज यहां पे तैयार है। उम्मीद करते हैं कि ये एफबीडी आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी, और अब हमें इसको सॉल्व करना है। और जैसा कि हमने कहा था कि सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस और दूसरा होता है बाय यूजिंग लेमिस थ्योरम। तो हम यहाँ पे लेमिस थ्योरम यूज करने वाले हैं, हम इसको इक्विलिब्रियम से सॉल्व नहीं करेंगे। इसके पहले जो वेज फ्रिक्शंस के हमने प्रॉब्लम लिए थे वो हमने बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन सॉल्व करा के दिए थे, लेकिन हम यहाँ पे लेमिस थ्योरम यूज करने वाले हैं। वो इसीलिए क्योंकि लेमिस थ्योरम की सभी कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाइड है। दोनों एफबीडीज में लेमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेमिस थ्योरम की क्या कंडीशंस होती है? कंडीशन नंबर 1 ये है कि देयर मस्ट बी 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं, P, R1, R2, और यहाँ पे भी 3 यहाँ पे कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, R2, R3 एंड 20, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 ये है कि तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, या तो तीनों इनवर्ड होना चाहिए या तो तीनों आउटवर्ड होना चाहिए। तो देखो तीनों का डायरेक्शन सेम है, इनवर्ड है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी। और कंडीशन नंबर 3 ये है कि तीनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बस हमें एंगल फाइंड आउट करना है, बाकी यहाँ पे फिर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व करना है तो फिर आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा, जैसे R1 इंक्लाइंड है इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, R2 इंक्लाइंड है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे भी R3 और R2 को रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर रिजोल्यूशन से अगर आपको बचना है तो लेमिस थ्योरम का यूज करो, दोनों मेथड से एक ही आंसर आता है, ठीक है। आप एग्जाम में कोई भी एक मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे अगर हमें लेमिस थ्योरम का यूज करना है तो सबसे पहले ब्लॉक ए को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अलग से एक डायग्राम बनाएंगे लेमिस थ्योरम के लिए। तो ये जो तीनों रिएक्शंस है R2, R3 एंड ये 20, ये तीनों ये ब्लॉक के सेंटर पे एक्ट होंगे। तो ये देखिए हमें सेंटर का अलग से एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम सेंटर का अलग से एफबीडी बनाएंगे और आसानी से फिर हम वहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो सेंटर पे ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक का कहीं सेंटर ले लो, सेंटर पे ऊपर से 20 एक्ट हो रहा है, तो ये 20 वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये हमने शो किया है। इधर से R3 एक्ट हो रहा है, तो ये हम R3 जो है वो इधर से शो करेंगे, ये R3 ऐसा, इसका भी डायरेक्शन इनवर्ड है। और इधर से R2 एक्ट हो रहा है, तो वो R2 हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है, इसका डायरेक्शन
इसका डायरेक्शन भी इनवर्ड है, तो ये हमने R2 यहाँ पे शो किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेमिंग दे देंगे, तीनों का डायरेक्शन भी हम यहाँ पे शो करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे 3 फोर्सेस हमने कहा था, तो तीनों फोर्सेस हमने यहाँ पे ले लिया है। 3 में से ये नोन है, तो आसानी से ये दोनों का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थर्ड कंडीशन लैमिस थ्योरम की सेटिस्फाइड नहीं है। जैसा हमने कहा था तीनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए, तो एंगल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ये करना है कि ये जो सेंटर है, ये सेंटर से सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का फायदा ये होगा कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो ये देखो 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल मिल गया। ठीक है, और ये जो R3 है, देखो R3 N3 के साथ एंगल बना रहा है 15 डिग्री का। N3 जो है वो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो ये R3 का एंगल हॉरिजॉन्टली हम शो करेंगे 15 डिग्री। देखो ये हमने एंगल शो कर लिए 15 डिग्री। और अब बचा है R2 का हमें एंगल चाहिए हॉरिजॉन्टल के साथ। तो देखो R2 का ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होगा, देखो उसके लिए हमें यहां आना पड़ेगा। तो देखो R2 का एंगल कैसे फाइंड आउट करना, काफी सिंपल है। तो यहां पे सबसे पहले एक काम करेंगे, R2 जहां पे एक्ट हो रहा है, देखो ये पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, वो पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए। हमें R2 का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ चाहिए, इट मींस हमें ये एंगल चाहिए। देखो ये एंगल, अब ये एंगल कैसे मिलेगा जरा ध्यान से देखिए। ये जो 20 है यहाँ पे, यही 20 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, देखो ये 20 यहाँ बनेगा, ये एक Z दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा रूल के अकॉर्डिंग देखो, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई इंक्लाइंड लाइन होता है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। इस टाइप के एंगल्स को अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो ये लाइन को एग्जैक्टली पैरेलल ये लाइन है और ये बीच में इंक्लाइंड है, तो ये 20 है, तो ये भी 20, दैट इज अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब ये हमें 20 मिल गया और ये 15 हमें पहले से पता है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, ये बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये बीच का एंगल क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये बीच का एंगल निकालने के लिए क्या करो, 90 में से माइनस करो, 90 माइनस 20 माइनस 15 करो। ठीक है, ये कैसे कर रहे हैं, तो हमने कहा था कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। हमने ये बात आपको थोड़ी देर पहले कही थी। ठीक है ना, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन N2 है, ये N2 ये सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन N2 सरफेस पे परपेंडिकुलर है, इट मींस ये एंगल 90 डिग्री का है। देखो हम यहाँ पे एंगल शो करेंगे, देखो ये देखिए, ये एंगल की तरफ आप ध्यान दो, ये एंगल 90 डिग्री का है। देखो 90 है, 90 में से ये 20 और 15 को सब्सट्रैक्ट करो तो ये बीच का एंगल मिल जाएगा। तो हमने वही करना है। ठीक है, 20 और 15 हो जाएगा 35, तो 90 माइनस 35 करो तो ये बीच का एंगल क्या रहेगा, बीच का एंगल हो जाएगा 55। तो ये क्वेश्चन मार्क हटा के हम यहाँ लिख देंगे 55 डिग्री। अब आप चाहे तो तीनों एंगल को ऐड करके देख सकते हैं। ठीक है, 20 प्लस 55 प्लस 15, ये टोटल कितना हो जाएगा, 90 का एंगल हो जाएगा। तो फाइनली जैसा हमने कहा था ये बिल्कुल करेक्ट है। और अब हम यहाँ पे शो करेंगे, क्या शो करेंगे, एंगल कौन सा, R2 का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है, 55 डिग्री का है। तो ये 55 डिग्री का एंगल हम यहाँ पे शो करेंगे। देखो ओके, R2 का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 55 डिग्री। अगर ये एंगल 55 डिग्री का है तो इधर का एंगल कितना होगा, देखो अगर आपको इधर का एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब ये 180 डिग्री का एंगल है, तो 180 डिग्री में से आपको 55 सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये एंगल बचेगा 125। तो फाइनली ये एंगल हमें मिल गया। तो इतने सारे एंगल मिल गए और अब हम यहाँ पे लैमिस थ्योरम के लिए 3 एंगल हमें चाहिए, तो 3 एंगल हम यहाँ पे शो करेंगे। देखो 90 और 55, ये इसको हम ऐड करेंगे तो 90 और 55 मिला के ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा 145। ठीक है, ये दो फोर्सेस के बीच में एंगल है इधर 145। अब ये दो फोर्सेस के बीच में एंगल क्या रहेगा, देखो R2 और R3 के बीच में हमें एंगल यहाँ पे शो करना है। तो R2 और R3 के बीच में एंगल 125 और 15। ठीक है, ये दोनों को जस्ट ऐड करो तो ये हो जाएगा 140 डिग्री का एंगल, 140 डिग्री का एंगल। ओके, और अब बचा है बस ये एंगल। ठीक है ना, ये थर्ड एंगल 20 और R3 के बीच में एंगल चाहिए। तो क्या करो, टोटल 360 होता है, टोटल 360 में से 140 और 145 को सब्सट्रैक्ट करो तो ये आएगा 75 डिग्री का एंगल। तो ये हम शो करेंगे 75 डिग्री का एंगल। तो ये देखिए फाइनली लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हमने करा लिए। 3 फोर्सेस हैं, तीनों का डायरेक्शन सेम है और तीनों के बीच में एंगल हमें पता है, तीनों में से एक जो है वो नोन है। और अब यहाँ पे लैमिस थ्योरम अप्लाई करो तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय लैमिस थ्योरम। और यहाँ पे 3 फ्रैक्शन हमें तैयार करना है, ये R2 का फ्रैक्शन, देन यहाँ पे 20 का फ्रैक्शन और फिर R3 का फ्रैक्शन, ऐसे 3 फ्रैक्शन हमें तैयार करना है बाय लैमिस थ्योरम। तो ये R2 का जो फ्रैक्शन है, R2 के डिनोमिनेटर में लिखा है R2 बाय साइन ऑफ
20 बाई साइन ऑफ एंड R3 बाय साइन ऑफ। ठीक है, अगर आपको लैमिस थ्योरम क्या है वो अगर आपको नहीं पता, लैमिस थ्योरम कैसे अप्लाई करना, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है वो अगर आपको नहीं पता, तो इसके पहले ऑलरेडी हमने लैमिस थ्योरम के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड किए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। लैमिस थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे R2 बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, R2 का अपोजिट एंगल आपको यहाँ नीचे लिखना है। तो R2 का अपोजिट एंगल क्या होगा, देखो R2 का अपोजिट एंगल हो जाएगा 75 डिग्री, तो ये हम लिखेंगे 75 डिग्री। ओके, और अब 20, देखो 20 यहाँ क्या लिखा है, 20 बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, 20 का अपोजिट एंगल आपको यहाँ नीचे लिखना है। तो 20 का अपोजिट एंगल हो जाएगा क्या है 140, तो ये हम लिखेंगे 140 डिग्री का अपोजिट एंगल। और R3 का अपोजिट एंगल, देखो R3 का अपोजिट एंगल है 145, तो ये हम लिखेंगे 145 डिग्री। इस तरह से ये हमने लैमिस थ्योरम की इक्वेशन यहाँ बना ली है। और अब यहाँ पे R2 और R3 में से सिर्फ R2 फाइंड आउट करना है। हमने कहा था R2 रिक्वायरमेंट है, ठीक है, R3 की जरूरत नहीं है, सिर्फ R2 हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये दो फ्रैक्शन को सिलेक्ट करेंगे, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R2 मिल जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिलेक्ट हमें दो फ्रैक्शन को सिलेक्ट करना है पहले, दैट इज R2 बाय साइन ऑफ 75 इक्वल्स टू 20 बाय साइन ऑफ 140। ठीक है, पहले दो फ्रैक्शन हमने वहां पे ले लिए, और जैसा हमने कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये 20 साइन ऑफ 75 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 140, तो ये हमें R2 का वैल्यू फाइनली यहाँ पे मिल जाएगा। बस कैलकुलेशन कर लो, तो ये हम लिखेंगे 20 साइन ऑफ 75 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 140, तो ये हमें मिल चुका है 30.054 न्यूटन। तो ये हमें R2 दैट इज हमने रिजल्टेंट रिएक्शन यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। लेकिन हमें R3 चाहिए क्या, नहीं, R3 निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको R3 फाइंड आउट करना है तो क्या करो, ये दो फ्रैक्शन को सिलेक्ट कर लेना, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, तो R3 मिल जाएगा। लेकिन हम फिलहाल वो नहीं निकाल रहे, तो R2 चाहिए था तो R2 मिल गया, वो R2 यहाँ पे पुट करो आप। ये FBD को हमें सॉल्व करना है, ये FBD में R2 हमें मिल गया, R2 नोन हो गया, और अब इसका यूज करके आसानी से P फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो ये FBD को अब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अब लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे और P फाइंड आउट करेंगे। लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ये जो वेज है, वेज के सेंटर का हम FBD बनाएंगे, जैसा हमने ये ब्लॉक के सेंटर का FBD बना के लैमिस थ्योरम अप्लाई किए थे, बिल्कुल उसी तरह से ये वेज के सेंटर का FBD बना के वहां पे लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे और P फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो कुछ भी हमने ब्लॉक के थ्रू सॉल्व किए थे, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब हम इसको इरेज कर लेंगे और ये वेज के सेंटर का FBD यहां बनाएंगे। तो ये हम यहां पे FBD बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले फोर्स P हम शो करेंगे। देखो ये जो फोर्स P है ऐसा हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स P ये हम पहले शो करेंगे। तो ये आ गया हॉरिजॉन्टल फोर्स P, ठीक है। देन इधर से एक्ट हो रहा है R1 इधर से, ठीक है, तो ये हम शो करेंगे इधर से, दैट इज R1, और इधर से एक्ट हो रहा है R2, तो ये हम इधर से शो करेंगे, दैट इज R2। काफी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा अब, ठीक है, क्योंकि पहला पार्ट आपको समझ में आ गया तो सेकंड पार्ट समझना काफी आसान है। तो ये जो तीनों फोर्सेस है, तीनों फोर्सेस का डायरेक्शन हम यहाँ पे शो करेंगे, और अब तीनों के बीच में हमें एंगल चाहिए, क्योंकि लैमिस थ्योरम की कंडीशंस के अकॉर्डिंग तीनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो फोर्स P है जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसको हम इधर एक्सटेंड कर लेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि इसके पहले के FBD में कि जब कभी भी आपको एंगल निकालना है तो पहले सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया करो, उससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो हमने सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, और यहाँ पे हम R1 के लिए वर्टिकल लाइन भी एक ड्रॉ कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ठीक है, ऐसा हमने क्यों किए, क्योंकि R1 का एंगल हमें वर्टिकली पता है। देखो ये जो R1 है, R1 का एंगल नॉर्मल रिएक्शन के साथ 15 डिग्री का है। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वर्टिकल है, ठीक है ना। तो ये एंगल यहाँ पे हमें शो करना था, तो ये हमने इसलिए वर्टिकल लाइन यहाँ बना दिए। देखो ये है वो एंगल 15 डिग्री का एंगल, और R2 का एंगल हॉरिजॉन्टली 55 डिग्री का है, ये हमने पहले ही प्रूफ किए थे। R2 का एंगल हॉरिजॉन्टली, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल है 55 डिग्री, तो ये R2 का एंगल हॉरिजॉन्टली ये हम शो करेंगे हॉरिजॉन्टल साइड के साथ 55 डिग्री का, ओके। और अब अगर ये 55 डिग्री है तो इधर का एंगल क्या होगा, देखो इधर का एंगल, इट मीन्स ये देखो ये एंगल, ठीक है, ये एंगल क्या होगा, देखो ये एंगल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है 180 डिग्री का एंगल। तो 180 में से 55 को सब्सट्रैक्ट करो तो ये कितना मिलेगा, तो ये 125 डिग्री का एंगल मिलेगा, 125 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये 180 में से 55 को सब्सट्रैक्ट किए,
125 का एंगल हमें मिल गया। और यहाँ पे एक और एंगल हमें पता है, समझ लो, देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से यहाँ पे 90 बन गया, देखो ये 90 का एंगल बन गया। तो अब P और R1 के बीच में कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा, देखो P और R1 के बीच में एंगल, ये 90 और 15 को जस्ट ऐड करो तो ये हो जाएगा 105 डिग्री का एंगल, ठीक है। और अब टोटल 360 है, टोटल 360 में से 125 और 105 को सब्सट्रैक्ट करो तो आपको ये एंगल मिल जाएगा R1 और R2 के बीच में का, ठीक है। क्या कहा, 360 में से 125 और 120 आपको 125 और 105 सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये एंगल मिल जाएगा 130 का। तो ये हमें एंगल मिल गया कितना, 130 डिग्री का एंगल। तो इस तरह से हमने लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सभी कंडीशन सेटिस्फाइड करा लिए हैं, ठीक है। 3 फोर्सेस है, तीनों का डायरेक्शन सेम है, तीनों के बीच में एंगल भी हमें पता है, और यहाँ पे 3 में से एक नोन है। कौन सा नोन है, R2 का वैल्यू, R2 हमें पता है, जो इसके पहले हमने जो सॉल्व किए थे R2, बस उसका हम यूज करने वाले हैं और फोर्स P फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलो लैमिस थ्योरम की इक्वेशन बनाते हैं। तो ये हमने लिख के रखा है बाय लैमिस थ्योरम, और यहाँ पे 3 फ्रैक्शन का इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये R1 का फ्रैक्शन, ये हम बनाएंगे R1 बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, देन यहाँ पे R2 का फ्रैक्शन और फिर P का फ्रैक्शन, ठीक है ना। और ये R1 का अपोजिट एंगल क्या होगा, देखो R1 का अपोजिट एंगल 125 है, तो ये हम लिखेंगे 125, ठीक है। R1 का अपोजिट एंगल 125, देन R2 बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, R2 का अपोजिट एंगल क्या होगा, दैट इज 105, तो हम लिखेंगे 105, ठीक है। और फोर्स P का अपोजिट एंगल क्या होगा, 130, तो ये हम लिखेंगे 130, इस तरह से। तो 3 फ्रैक्शन का इक्वेशन बन गया। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, P फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये P और R2, ये 2 फ्रैक्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे और दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि R2 का वैल्यू हमें पता है, R1 हमें नहीं पता। R2 जो इसके पहले के स्टेज में हमने सॉल्व किए थे वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P मिल जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सिलेक्ट सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो R2 का वैल्यू क्या है वो हम लिख लेंगे 30.054, जो इसके पहले हमने सॉल्व किए थे, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल 105 इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, P का अपोजिट एंगल 130, तो साइन ऑफ 130, ठीक है। और अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, सो देयरफॉर P इक्वल्स टू 30.054 साइन ऑफ 130 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 105। बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो, P आपको मिल जाएगा। तो ये हम लिखेंगे 30.054 साइन ऑफ 130 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 105। कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए, तो आंसर आएगा 23.834। तो ये हम लिखेंगे 23.834 किलो न्यूटन में रहेगा, क्योंकि सिस्टम जो है वो किलो न्यूटन में दिया है। तो ये हमने फोर्स P फाइंड आउट कर लिए बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम। अगर आप इसको इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करके सॉल्व करेंगे तो भी बिल्कुल यही का यही आंसर आएगा। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था वेज फ्रिक्शन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले जो हमने इसके 2 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।